मैं दीनानाथ ठाकुर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज का हमारा विषय पीजी सेमेस्टर 2 के रिसर्च मैथडोलॉजी से है, जो मॉड्यूल 1 का भाग है। टॉपिक है अनुसंधान के उद्देश्य और अभिप्रेरणा। हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन बिना किसी उद्देश्य से चल नहीं सकता है। अर्थात मानव का जन्म ही उनके उद्देश्यों से ही निर्मित है। मानव जब किसी कार्य को करने की इच्छा करता है या करता है, उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होते हैं। आज हमारा जो विषय है अनुसंधान का उद्देश्य, उसमें भी रिसर्च से संबंधित उद्देश्य हैं, उनके भी मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। तो हम सभी जानते हैं कि अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं, वो वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आवेदन के माध्यम से प्रश्नों की उत्तर खोज करना है। अर्थात हम सभी अनुसंधान वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करें, साथ ही साथ जिस प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, उसे ही हम अनुसंधान का उद्देश्य कहते हैं। साथ ही साथ हमारा अनुशोध का अर्थात अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सत्य का पता लगाना है, और जो छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। अर्थात कह सकते हैं कि अनुसंधान का उद्देश्य होता है सत्य का पता लगाना, जो छिपा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक खोज नहीं हुआ है, उसको खोजना है। यही हमारा अनुसंधान का विशिष्ट उद्देश्य होता है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि अनुसंधान किसी घटना से परिचित होने के लिए या इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य है, जो हम सूत्रबद्ध अनुसंधान के अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ किसी विशेष व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए अनुसंधान का उद्देश्य होता है, जो वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शामिल है। अनुसंधान उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिसके साथ कुछ घटित होता है या कुछ और जुड़ा होता है। तो यह भी उद्देश्य है कि हम जिन विषय के बारे में खोज रहे हैं, उनके कारण क्या हैं, किन कारकों के कारण उनका अर्थात उस विषय का खोज हो रहा है। तो यह हमारा नैदानिक अनुसंधान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात जो समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं, कारण से जुड़े हुए होते हैं, उस उद्देश्य को हम नैदानिक अनुसंधान उद्देश्य के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ परिकल्पना परीक्षण करना अनुसंधान का मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जब तक हम परिकल्पनाओं की पुष्टि या परीक्षण नहीं करेंगे, अनुसंधान हमारा पूर्ण नहीं होता है। अनुसंधान, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अनुसंधान अज्ञात तत्वों को प्रकाश में लाने का विचार है। अर्थात वो संपूर्ण प्रक्रिया है जिसका विषय के रूप में कोई विस्तृत वर्णन या विषय के बारे में कभी चर्चा में नहीं रहा है, उनके बारे में उनको प्रकाश में लाना हमारा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही तथ्यों के विभिन्न पक्षों, आयामों का सूक्ष्म विश्लेषण कर उसके लक्षणों को उजागर करना है। अर्थात जिन विषय वस्तु के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, उसके विभिन्न पक्ष, आयाम और उससे संबंधित जितने भी विश्लेषण करने के उपरांत लक्षण उभर कर आते हैं, उनका भी उद्देश्य है, वही हमारा अनुसंधान उद्देश्य के अंतर्गत शामिल है। विभिन्न तत्वों के मध्य पाए जाने वाले 7 संबंधों को ढूंढना, पुराने सिद्धांतों की प्रासंगिकता की समीक्षा और नए सिद्धांतों का निर्माण करना। ये जो पॉइंट है, पुराने सिद्धांतों की प्रासंगिकता की समीक्षा करना और नए सिद्धांतों का निर्माण करना, ये हमारा जो है अनुसंधान का मूल कार्य है कि जो भी विषय है उसकी प्रासंगिकता क्या है, विशेषता क्या है, उसकी समीक्षा करना है, उसका विश्लेषण करना है। साथ ही साथ सिद्धांतों का निर्माण कैसे होगा, इससे भी संबंधित उद्देश्य है। साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की ओर प्रवृत्त होना। अर्थात जिन उद्देश्यों के लिए हम कार्य कर रहे हैं,
हम अनुसंधान कर रहे हैं तो वो भी हमारा भविष्यवाणी की ओर उत्प्रेरण होना चाहिए, भविष्यवाणी के तौर पे हमारा होना चाहिए, तभी हमारा अनुसंधान जो है सही होता है, सटीक होता है। साथ ही घटनाओं के कार्य कारण का पता लगाना हमारा अनुसंधान का मुख्य कार्य माना जाता है कि किन कारण से ये कार्य हो रहा है। ये जो है चरों पर आश्रित है, विशेषकर इसका जो उपयोग होता है परिकल्पनाओं के परीक्षण के समय किया जाता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान, व्यवहारिक शोध में अर्थात अप्लाइड रिसर्च जब होता है तो उसका उद्देश्य होता है कि पृथ्वी पर मानव जीवन को स्वस्थ और टिकाऊ बनाए रखना है। यह भी एक मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन को कैसे हम स्वस्थ और टिकाऊ बना के रख रहे हैं। साथ ही उपयोगी चिंता किए बिना केवल ज्ञान का संचय में लगा रहना ही हमारा अनुसंधान है, हमारा अनुसंधान के कार्य हैं, उद्देश्य हैं। हम कह सकते हैं कि अनुसंधान के उद्देश्य अगर जो भी है उनके पीछे कुछ न कुछ प्रेरणा है, कुछ न कुछ मोटिवेशन है, कोई उनको अभिप्रेरित करता जरूर है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अनुसंधान की अभिप्रेरणा में सबसे मुख्य जो विषय वस्तु है वो है विषय की अभिरुचि। विषय की अभिरुचि अगर हमारे पास है, विषय की अभिरुचि अगर हम सही से करते हैं, अगर विषय की अभिरुचि हमको मिलती है तो कहीं ना कहीं हम या फिर हमारा जो समाज है उस विषय के प्रति झुकाव को, लगाव को देखते हुए हम उसके प्रति ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं। और मानव जीवन है, जब तक आवश्यकताएं होती है तो वो चालक बनता है, जब चालक होता है तो वो प्रेरक के रूप में खुद ब खुद मोटिवेट होता है और आगे जाके वो क्या करता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है और पुनः फिर आवश्यकताओं का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अनुसंधान की जो प्रेरणा है एक चक्र है, साइकिल के हिसाब से वो चलता है। तो अनुसंधान जो है, अभिप्रेरणा जो है मनुष्य के मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसकी दिशा अभाव से संतुष्ट होता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक क्रिया अपने आप में मोटिवेशन भी होना काफ़ी जरूरी है। हमारे आसपास पड़ोस वातावरण के माध्यम से तो मोटिवेशन आदमी होता ही है रिसर्च के लिए, साथ ही साथ अपने जो मनोवैज्ञानिक कारण है उसके कारण भी वो अनुसंधान के लिए तैयार होता है। अभिप्रेरणा अर्थात प्रेरणा को, मोटिवेशन को दो प्रकार बांटते हैं, आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन। यानी कि एक मोटिवेशन जो हमारा अंतरात्मा से जन्म लेता है और एक मोटिवेशन है जो हमारा इंटरनल पार्ट से, यानी कि एक अंतरात्मा और एक बाह्य पार्ट से जन्म लेता है, बाहरी दिखावा में जो जन्म लेता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में सबसे इम्पोर्टेंट रुचि है, जो मैंने अभी कहा कि रुचि जो है अर्थात जिसे हम कहते हैं अभिरुचि, इच्छा जिसे कहते हैं, और उस विषय के प्रति हमारी जो जागृत अवस्था है वही हमारा क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। तभी हमारा रिसर्च में, अनुसंधान में, क्योंकि अनुसंधान में धैर्य की आवश्यकता होती है और धैर्य को, रुचि जब तक नहीं होगा, उस विषय के प्रति हमारा धैर्य जो है सटीक नहीं होगा तो हमारा जो अनुसंधान है वो सटीक नहीं बैठ पाएगा। दूसरा है चुनौती। हमारे पास अनेक समस्याएं जन्म लेती है, उन समस्याओं के प्रति भी हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेरणा जन्म लेता है। क्योंकि कहा जाता है कि जितने अधिक समस्याओं से आप, समस्याओं के दौर से आप गुजरोगे उतनी ही अधिक मात्रा में आपके अंदर चुनौतियों से जूझने की शक्ति पैदा होगी और आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते जाएंगे। इसीलिए आंतरिक अभिप्रेरणा में चुनौती का सबसे प्रमुख स्थान है। उसके बाद है पांडित्य। पांडित्य कहने का मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई विषय पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि उस विषय के प्रति हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सोच है वो सर्वोच्च हो। हमारे जैसे समाज में, हमारे जैसे देश में कोई ना हो जो उस विषय के प्रति ज्ञान रखता हो। तो वो जो अभिरुचि है पांडित्य होने का, वो जो जिज्ञासा है पांडित्य होने का, तो कहीं ना कहीं हमारा उसी पांडित्य होने की जिज्ञासा से ही अभिप्रेरणा का जन्म होता है। और एक खास टॉपिक है जिज्ञासा, यानी कि रुचि का ही विस्तृत रूप, हम जानने की जो हमारी इच्छा शक्ति है जिसके कारण हम खुद ब खुद मोटिवेट होते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि हम उस विषय के प्रति रचना करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम जब करते हैं निरंतर, जैसे कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे तभी तक हमारा रचना धर्मिता जो है वो काफ़ी अधिक विकास करेगा और निरंतर हम मोटिवेट होते रहेंगे, जो आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन के अंतर्गत शामिल है। और अर्थवान जो है ये कहीं ना कहीं एक मानव की आर्थिक कमजोरी है, जो जितना ज़्यादा गरीबी और आर्थिक दौर से गुजरता है उसके अंदर मोटिवेशन उतनी अधिक विस्तृत होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अनुसंधान में, रिसर्च में डिग्री हासिल करना अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास समस्याएं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि उन समस्याओं को दूर करते हुए भी, अर्थ का जो समस्या है, आर्थिक समस्या है, उनको दूर करते हुए भी क्या करते हैं कि अनुसंधान कार्य में संलिप्त होते हैं और खुद ब खुद मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं उस आर्थिक समस्या के बावजूद भी। आगे हमारा है बाहरी अभिप्रेरण या बाह्य अभिप्रेरण, जिसमें
सबसे प्रमुख हमारा जो है मुद्रा है। मुद्रा अर्थात हमारा रुपया, जिसे हम आर्थिक रूप से सशक्त होने का आधार मानते हैं। तो ये भी हमारा जो है, कोई किसी के पास अधिक संपन्न होते हैं तो मुद्रा के सहायता से, मुद्रा को अधिक उसके पास होने के कारण उसी के माध्यम से वो रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में जागृत हो जाता है, ताकि क्योंकि वो सोचता है कि हमारे पास मनी है, मुद्रा है, आर्थिक सहायता है, जिसके माध्यम आसानी से हम अनुसंधान कर सकते हैं। दूसरा है कि यश, ये हमारा देखिए बाहरी अभिप्रेरणा है, क्योंकि हमारा बाहरी जो इंडिकेटर है, बाहर हमारे दुनिया में जो दिखाई दे रहे हैं वो इंडिकेटर के रूप में काम करे। दूसरा है यश, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा समाज में, वंश में नाम हो, हमें सम्मानित किया जाए, हमें पुरस्कार मिले, तो उस उद्देश्य से वो क्या करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारा प्रशंसा हो समाज में, देश में, राज्य में, जिसके लिए हम क्या है कि अनुसंधान करना चाहते हैं, तो उत्साहवर्धन के लिए भी वो आदमी अनुसंधान करता है। तो ये जो बाह्य अभिरुचि है, ये कहीं ना कहीं हमारे बाहर समाज, सोसाइटी में दिखाई देता है, जो हमारे अनुसंधान के अभिप्रेरणा में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। साथ ही साथ एक संकल्प होता है, एक चुनौती होता है, एक अवसर होता है। ये तीनों भी बहुत बड़ा टर्म है अनुसंधान को लेकर। तो हम निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जो अनुसंधान है उसके मोटिवेशन के पीछे, रिसर्च के पीछे, जब हम नए तथ्यों को खोजने के पीछे कहीं ना कहीं आंतरिक और बाह्य दोनों ही मोटिवेशन काम जरूर करता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से मोटिवेशन के माध्यम से अनुसंधान में उद्देश्य जन्म लेते हैं। जैसे कि यश प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य है, पुरस्कार प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम उच्च कोटि का अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुसंधान और के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स और हमारा जो मोटिवेशन है, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, और उन्हीं आधार पर हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का बेसिक टॉपिक हमारा जो है वो क्लियर होता है। तो आज के लिए विद्यार्थी इतना ही। अगला जो रिसर्च मेथडोलॉजी का वीडियो आएगा आप लोगों का, वो आगे अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।